हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के ज्योग्राफी का सेकंड यूनिट, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट रहेगा। इससे पहले मैं इस चैप्टर के 2 पार्ट जो है वो पढ़ा चुकी हूँ, मतलब 2 वीडियोस बना चुकी हूँ इस चैप्टर के ऊपर। तो उन वीडियोस के अंदर मैंने चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग जो है वो करवाई है। तो जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो पहले मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो वीडियो देख लें जाके, बिकॉज जब तक आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन आंसर्स को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट वन जो है वो आपको एक्सरसाइज पोर्शन में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको उनका आंसर जो है वो देना है। तो इन क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे। सेकंड आपका आता है टिक द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उन स्टेटमेंट्स के आगे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो बेटर है। तो फर्स्ट वन जो उसमें ये पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल को बनाने में कौन सा फैक्टर जो है वो सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाता है टाइम, सॉइल टेक्सचर एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो जब मैंने आपको सॉइल की फॉर्मेशन बताई थी या सॉइल एज अ रिसोर्स पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन में। तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी था और टाइम भी था। तो उसमें सॉइल टेक्सचर नहीं था, क्योंकि जब तक सॉइल बनी ही नहीं होगी तो आप कैसे बता सकते हो कि उसका टेक्सचर कैसा है। ठीक है, तो जब सॉइल फॉर्म हो जाएगी उसके बाद ही हमें पता चलेगा सॉइल का टेक्सचर कैसा है। इसीलिए ये जो फैक्टर है ना, ये सूटेबल नहीं है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। तो ये स्टीप स्लोप्स क्या होती हैं, ये खड़ी ढलान होती है। ठीक है, ऐसे जैसे आप पहाड़ी में चढ़ रहे हो तो ऐसे खड़ी ढलान सी आती है ना, तो ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ के जाते हो ऐसे। तो इसमें क्या है, इसमें ये बोला हुआ है कि सॉइल इरोजन को स्टीप स्लोप्स में खड़ी ढलानों पे सॉइल इरोजन को कैसे कौन से मेथड से चेक किया जाता है। तो ये शेल्टर बेल्ट्स भी नहीं है, मल्चिंग भी नहीं है, तो ये है टेरेस कल्टीवेशन। ठीक है, एक बड़ा सा पहाड़ होगा, वहाँ पे इस तरह की ऐसे ऐसे टेरेस होंगी, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इस तरह से जो है ना, ये सॉइल इरोजन को रोकता है टेरेस कल्टीवेशन के अंदर। ठीक है, थर्ड आपके पास आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कौन सा वाला जो फैक्टर है या कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो फेवरेबल नहीं है नेचर की कंजर्वेशन के लिए, कुदरत को बचाने के लिए। तो ये तो आपको पता ही है, आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि जब आपको बल्ब की यूज़ नहीं होता है, आप यूज़ नहीं कर रहे होते, तो अब आप उसको स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, ये भी मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेंगे। देन उसके बाद आ जाता है कि पानी की जब आपको ज़रूरत नहीं है तो तब आप टैप अपने बंद रखें। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो ब्रश कर रहे होते हैं लेकिन उन्होंने टैप्स जो हैं अपने नलके जो हैं वो अपने खोले होते हैं, तो ये चीज़ गलत है। इससे आप नेचर का नुकसान कर रहे हो, पानी को क्या कर रहे हो, वेस्टेज कर रहे हो पानी की। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको पानी की ज़रूरत हो तब भी आप अपना टैप जो है वो खोलें, अदरवाइज़ ऐसे पानी की वेस्टेज मत करें। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही यहाँ पे बोली हुई है। थर्ड वाली जो है ना, ये गलत है, क्योंकि देखिए जब आप शॉपिंग करके आते हैं तो आप बैग्स यहीं यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो यही बोला गया है कि पॉली पैक्स जो है शॉपिंग के बाद इनको डिस्पोज करना चाहिए। डिस्पोज करने का मतलब क्या हो गया, तो डिस्पोज का मतलब होता है ख़त्म कर देना या फिर नष्ट कर देना। ठीक है, तो यही बोला हुआ है कि पॉली पैक्स जो है वो शॉपिंग के बाद इनको नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करते हैं। तो यही एक ऐसा फैक्टर है जो कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैच द फॉलोइंग। ये थर्ड पार्ट रहेगा इस एक्सरसाइज पोर्शन का। तो इसमें आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, यानी कि आप ए और बी पार्ट भी बोल सकते हैं। तो आपने ए पार्ट को बी पार्ट के साथ क्या करना है, मैच करना है। फर्स्ट आ जाता है लैंड यूज़। तो लैंड यूज़ हम किस लिए करते हैं, प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड। ठीक है, यानी कि लैंड का हम यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर कर ली, माइनिंग कर ली। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस एक जो है ये कैसे बनता है, तो ये मैंने आपको जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि प्लांट्स या लीव्स की डिकम्पोजिशन जब होती है ना, तो उससे ह्यूमस बनता है। तो ह्यूमस जो है ये क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि टॉप सॉइल के ऊपर डिपॉजिट होता है, यानी कि उसके ऊपर होता है। रॉक डैम्स जो है ये क्या करता है, सॉइल इरोजन से बचाता है। उसके बाद आपका आ जाएगा एरेबल लैंड। तो एरेबल लैंड जो है ये ऐसी लैंड होती है जो कि एग्रीकल्चर के लिए क्या होती है, सूटेबल होती है। ठीक है, ये आपका रहेगा ह्यूमस जो है ये आपका आ जाएगा सेकंड पार्ट, और लैंड यूज़ आ जाएगी आपकी प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड। और लास्ट आपका आ जाएगा बैरियर। बैरियर का मतलब क्या हो गया, कंटूर प्लोइंग। ठीक है, कंटूर प्लोइंग की तरह ये आपका एक बैरियर का काम करेगा। तो ये आपका यहाँ तक ये हो गया मैच द कॉलम। अब आपका आ जाएगा ट्रू फॉल्स, वो अभी हम देखते हैं एक एक करके। उसके बाद हम इसके जो है एक्सरसाइज पोर्शन का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उन स्टेटमेंट्स को में आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है और कौन सी गलत है, और अगर सही है तो वो क्यों सही है और अगर गलत है तो वो क्यों गलत है, उसके लिए भी आपने रीज़न देना है।
फर्स्ट वन जो है वो आपको पूछा हुआ है कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है इंडिया का, क्या वो एक ओवर पॉपुलेटेड रीजन है? तो अगर है तो वो क्यों है? ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है इंडिया का वो ओवर पॉपुलेटेड, यानी कि वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, क्यों ट्रू है? क्योंकि आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ऐसे एरिया जो कि प्लेन होंगे और जहाँ पे रिवर्स होंगी आसपास में, ऐसे एरियाज जो होते हैं वो सूटेबल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। ऐसी लैंड जो होती है वो सूटेबल होती हैं एग्रीकल्चर के लिए। इसीलिए ये जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे प्लेन्स और रिवर वैलीज पाई जाती हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं, यानी कि वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए वो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आपको पूछा हुआ है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है कम होना। ठीक है, तो ये बोला हुआ है कि जो पानी की अवेलेबिलिटी है, जो पानी हमें मिल रहा है एक पर्सन को, पर पर्सन को जो पानी मिल रहा है इंडिया के अंदर, क्या वो डिक्लाइन हो रहा है, क्या उसके अंदर कमी आ रही है? तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, उस तरह से पानी की वेस्टेज भी हो रही है, यानी कि पानी को क्या किया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है, पोल्यूशन किया जा रहा है वाटर बॉडीज़ के अंदर। उसके बाद जो है वो क्या बोला हुआ है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ये सभी कारण है जिसकी वजह से जो पानी की अवेलेबिलिटी है, जो पानी लोगों को मिल रहा है, उसके अंदर कमी आ रही है। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी पानी का यूज़ उतना होता जाएगा और उतना ही उसका नुकसान भी करते जाएंगे लोग। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, कुछ लोग जो है वो ब्रश करते हैं तो अपना टैप्स जो है वो खुले रख देते हैं। फिर कुछ लोग जो जैसे फैक्ट्रीज़ का गंद जो है वो पानी में जाता है। मैंने आपको यमुना रिवर के बारे में बताया था। ठीक है, पंजाब के अंदर है जो, वो पूरी काली पड़ चुकी है क्योंकि वहाँ उस रिवर के अंदर बहुत ही ज़्यादा सीवेजेस, बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्री केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह, सारा जितना भी पानी है ना वो गंद है ना वो उस पानी के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से हम उस पानी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो यही रीज़न है कि पानी इंडिया के अंदर हर एक पर्सन के लिए जो पानी की अवेलेबिलिटी है ना वो कम होती जा रही है। थर्ड आपको पूछा हुआ है रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है कि जो कोस्टल एरियाज के अंदर जो ट्रीज प्लांट किए जाते हैं एक रो के अंदर, सो दैट कि विंड मूवमेंट को चेक किया जा सके, तो उसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों गलत है? देखिए ये फॉल्स है, बिकॉज ये जो अभी प्रोसेस बता रहे हैं ना कि जैसे एक रो में यहाँ पे पेड़ लगा दिया, फिर यहाँ पेड़ लगा दिया, फिर यहाँ पेड़, मतलब एक ही पूरी रो में ऐसे पूरे पेड़ लगा दिया, ऐसे पूरे पेड़ लगा दिए। तो ये जो एक प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को जो है वो शेल्टर बेल्ट्स बोला जाता है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था शेल्टर बेल्ट्स, मल्चिंग, टेरेस कल्टीवेशन, ये सारे जो मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम आपकी जो सॉइल है या फिर आप बोल सकते हो सॉइल रिसोर्स जो है इसको हम कंजर्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए थे सॉइल कंजर्वेशन के, तो उसमें मैंने आपको शेल्टर बेल्ट्स के बारे में बताया था। तो शेल्टर बेल्ट्स जो है ना ये क्या करते हैं, जैसे ये एक फील्ड है, ठीक है, खेत है, या फिर आप बोल सकते हो एक लैंड है, और इस लैंड के यहाँ पे भी पेड़ लगा दिए जाते हैं, यहाँ पे भी पेड़ लगा दिए जाते हैं एक ही पूरी लाइन में। क्यों? क्योंकि अगर कभी हवा वगैरह हो या तूफान वगैरह आए तो अगर मिट्टी उड़ के भी जाती है ना, तो ये इन पेड़ जो है ना वापस उन मिट्टी उन पेड़ों से टकराती है और वापस वहीं पे रुक जाती है। तो इस चीज़ से ना क्या होता है, विंड की मूवमेंट जो है उससे सॉइल कवर को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर मतलब कभी तेज़ आंधी वगैरह आ जाए तो उससे सॉइल को बचाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो पूछा था वो स्टेटमेंट गलत थी, क्योंकि उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो इंटरक्रॉपिंग का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो क्या की जाती हैं, अल्टरनेट रोज में सोन की जाती हैं, सो दैट के सॉइल को टाइम टू टाइम प्रोटेक्ट किया जा सके रेन वॉश से। ठीक है, मतलब बारिश से सॉइल को बचाया जा सके। फिर लास्ट आपको इसमें पूछा हुआ है इन ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। तो ये बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन की इंटरफेरेंस होती है और जो जैसे क्लाइमेट चेंज होता रहता है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी बिल्कुल मतलब मीडियम रहता है। तो ये जो क्लाइमेट के अंदर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप हो जाती है, कभी बिल्कुल बर्फ़ पड़ जाती है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हमें क्लाइमेट के अंदर और ये जो ह्यूमन की इंटरफेरेंस है, तो क्या ये चीज़ें जो है ये इकोसिस्टम को मेंटेन करके रख सकती हैं? तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस और क्लाइमेट चेंज जो है ना ये इन्वायरमेंट को डिसरप्ट करता है, इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाता है, जिससे क्या है इकोसिस्टम का बैलेंस जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, इफेक्ट होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ह्यूमन इंटरफेरेंस और क्लाइमेटिक चेंज, ये कभी भी इकोसिस्टम को मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछा हुआ है
कि विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि आपने दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स बताने हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल की फॉर्मेशन के लिए, यानी कि जिससे सॉइल जो है वो बनती है। तो टेम्परेचर और रेनफॉल जो है ये दो मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जिससे जो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। कैसे, अभी मैं बताती हूँ। देखिए, रेनफॉल जो है ना ये इन्फ्लुएंस करती है वेदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन के रेट को। अब बारिश कैसे करती है, बारिश जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन देती है कि रॉक्स को तोड़ने में। जब रॉक्स टूटेंगी, उनकी ब्रेकडाउन होगी, तभी तो जाके जो है वो आपकी सॉइल बनेगी ना। जब उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो तभी तो जाके आपकी सॉइल जो है वो बनेगी। अब यहाँ पे कैसे, अब रेनफॉल होगी, बहुत तेज़ी से रेनफॉल हो रही है, ये नीचे चट्टान बनी हुई है, ठीक है। अब इस रेनफॉल के होने की वजह से यहाँ इस चट्टान के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये चट्टान जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, टूट जाएगी। अब आप देखिए, आपके आगे एक चेयर है, जब आप उस चेयर को प्रेशर लगाओगे, अपना पूरा प्रेशर दोगे उस चेयर के ऊपर, टूटेगी तो नहीं, बट वो अपनी जगह जो है वो चेंज कर देगी। उसी तरह से जब बारिश का प्रेशर पड़ेगा रॉक्स के ऊपर, तो वो रॉक्स क्या होंगी, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये बोला है कि रेनफॉल जो है ये एक अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करती है, अपनी कंट्रीब्यूशन देती है सॉइल की फॉर्मेशन में। और अब टेम्परेचर कैसे देता है, तो टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी वो सर्दी वाली हो जाती है, कभी गर्म हो जाता है, मतलब कभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और कभी बिल्कुल माइल्ड हो जाता है, मीडियम हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशंस देखी गई है ना, ठीक है, ये जैसे कभी सर्दी और कभी गर्मी, तो ये भी जो है ये क्या करता है, रॉक्स को क्रैक करता है। बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो मे बी वो रॉक जो है वो चट्टान जो है वो टूटने लगेगी, ठीक है। बहुत सारी सर्दी होगी तो जैसे बर्फ़ पड़ गई या कुछ भी पड़ गया तो उसके प्रेशर से भी क्या होगी, रॉक्स टूटेंगी। तो ये दोनों फैक्टर जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे सॉइल को बनाने के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो है वो ये पूछा हुआ है, राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। आपने आज के समय पे दो रीजंस देने हैं कि आज के समय पे लैंड कैसे डिग्रेड हो रही है। डिग्रेड होने का मतलब आप सीधा सीधा समझ लें कि ब्रेक कैसे हो रही है, कैसे नुकसान हो रहा है लैंड का, किस तरह से जो है वो लैंड एक तरह से टूट जाती है, ठीक है। टूट जाती है यानी कि उसका गलत यूज़ हो रहा है, या कैसे लैंड जो है हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते हैं, ब्रेक डाउन हो रही है लैंड, ठीक है। तो जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, और साथ ही साथ में डिफॉरेस्टेशन होगी। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या हो गया, पेड़ों की कटाई या पेड़ों को काटना। और केमिकल फर्टिलाइजर जैसे आपके पेस्टिसाइड्स हो गए, वेस्टिसाइड्स हो गए, वीडिसाइड्स हो गए, ये आपकी फील्ड्स में डाले जाते हैं, खेतों में डाले जाते हैं, सो दैट कि क्रॉप्स वगैरह जो है वो अच्छी मतलब बड़ी हो, ग्रो हो। तो जब इन फर्टिलाइज़र्स का, इन केमिकल फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, या फिर जब पेड़ों की कटाई होती है, तो यही दो रीज़न जो हैं वो लैंड डिग्रेड करते हैं, लैंड को डिग्रेड करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे पॉपुलेशन जैसे बढ़ती ही जा रही है और उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी और उनकी डिमांड्स बढ़ेंगी तो फॉरेस्ट कवर को डिस्ट्रक्ट किया जाएगा, यानी कि उसको नुकसान पहुँचाया जाएगा। कैसे, अब इंसान जो है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए। अब उस रहने के लिए अपने रहने के लिए जगह बनाने के लिए वो क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं। तो ये जो है ना, इस वजह से एरेबल लैंड और जो फॉरेस्ट कवर है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इसको नुकसान पहुंचता है। और इसी चीज़ से क्या होता है, ये जो नेचुरल रिसोर्स है हमारी लैंड एज ए नेचुरल रिसोर्स, इसको क्या करना पड़ रहा है, हमें इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। हमारे पास अब लैंड तो कहीं भी नहीं हमें फिर दिखेगी जहाँ पे पेड़ हो, हमें ऑक्सीजन मिले। तो इसीलिए ये दो रीज़न रहेंगे जिससे हमारी लैंड डिग्रेडेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। आई होप आपको ये जो है वो पता चल गया। और ये जो मतलब ये डिस्ट्रक्शन हो रही है ना फॉरेस्ट कवर की और एरेबल लैंड की, इस वजह से क्या हो रहा है, एक हमारे अंदर डर पैदा हो रहा है, या एक डर पैदा हो जाएगा लोगों के अंदर इस नेचुरल रिसोर्स को खोने का, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाता है, वाई इज़ लैंड कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड को, धरती को, ज़मीन को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, एक इम्पॉर्टेंट संसाधन क्यों माना गया है, एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया है। बिकॉज लैंड को इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इसीलिए माना गया है क्योंकि ये हमारे बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, पेड़ वगैरह लगाने के लिए, माइनिंग के लिए, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। इसलिए लैंड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो साबित होती है, ठीक है। फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, आपको दो स्टेप्स बताने हैं जिसमें जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं। दैट मीन्स कि नेम एनी टू स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। दैट मीन्स कि दो ऐसे स्टेप्स बताने हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। तो दो मेजर स्टेप्स हैं
जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसे तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं, बट जो 2 मेन यहाँ पे मैं आपको करवा रही हूँ वो ये है कि जो गवर्नमेंट ने उठाए सो दैट कि प्लांट्स, एनिमल्स को और नेचुरल वेजिटेशन को क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। वो क्या है आपके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये बनाए गए हैं सो दैट कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देखिए यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स एक ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ की सीरीज़ होती है जो कि ग्लोबल नेटवर्क से क्या है, लिंक्ड होती है, और जिसमें कंजर्वेशन और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके बहुत सारे मतलब जानवर हो गए, आपकी वेजिटेशन होगी, आपके प्लांट्स हो गए, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर आपके आ जाता है नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क एक ऐसा नेचुरल एरिया होता है जिसको चूज़ किया गया होता है सो दैट कि वहाँ की इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये नेशनल पार्क जो हैं ये बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं सो दैट कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनको बनाया गया है सो दैट कि हमारे नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। सेकंड जो है वो है ये कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री एंड ट्री प्लांटेशन, इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो क्या किए गए हैं, मतलब सामने लाए जाते हैं, जिसमें वन महोत्सव जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया सो दैट कि इस वन महोत्सव के थ्रू, ये इस प्रोग्राम के थ्रू ये बताया गया कि फॉरेस्ट कितनी वैल्यूएबल रिसोर्स है, कितनी ज़रूरतमंद चीज़ है, तो हमें इसको क्या करना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जाता है सो दैट कि उनको उन चीज़ों के बारे में जागरूक किया जाए और उनको उनके महत्व के बारे में बताया जाए। तो जब ऐसी चीज़ें की जाएंगी ना, तो फिर क्या होगा, हम अपने प्लांट्स को, एनिमल्स को, नेचुरल वेजिटेशंस को, उसके बाद वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को क्या कर सकेंगे, प्रोटेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो तभी गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे स्टेप्स जो है वो उठाती है सो दैट कि लोगों को अवेयर किया जाए, ताकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें या कंजर्व कर सकें। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपको 3 तरीके बताने हैं जिससे हम पानी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो 3 वेज टू कंजर्व वाटर आर एज अंडर, 3 तरीके जो हैं जिससे हम पानी को बचा सकते हैं वो क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें पानी को कलेक्ट किया जाता है। कब, जब बारिश हो रही होती है। ठीक है, जब बारिश हो रही होती है तो तब पानी को कलेक्ट किया जाता है सो दैट कि हम उस पानी को फ्यूचर के लिए क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। फ्यूचर अब ये नहीं कि हम 10 साल 20 साल के लिए यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है, मतलब कि कुछ टाइम पीरियड के लिए हम उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद ड्राई रीजन्स के अंदर ड्रिप या ट्रिकल इरीगेशन जो है वो सजेस्ट की जाती है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे आपने स्प्रिंकल के लिए पढ़ा था, जैसे एक ऐसे मतलब कि ऐसे पाइप सी लगा दी और उसके आगे कुछ ऐसे लगा दिया जिससे ऐसे स्प्रिंकल थोड़ी थोड़ी बूंदों में पानी जो है वो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ड्राई रीजन्स के अंदर क्या बोला जाता है कि बूंद बूंद पानी जो है वो उसके थ्रू इरिगेशन की जानी चाहिए, इससे पानी की वेस्टेज जो है वो कम होगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, मतलब फॉरेस्ट कवर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमें एफॉरेस्टेशन करनी होगी, पेड़ लगाने होंगे, और दूसरी वेजिटेशन को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा सो दैट कि हम पानी के बहाव को सरफेस से रन ऑफ होने से बचा सकें। दैट मीन्स कि जो पानी बह जाता है, अगर उसके ऊपर कुछ चीज़ होगी तो वो पानी नहीं बह पाएगा। तभी ये बोला गया है कि जब पेड़ लगा दिए जाएंगे, जब पेड़, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये पेड़ है, ये बना दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, लगा दिया गया, और इसके नीचे ये पानी की ज़मीन है। जब ये पेड़ इस पानी के साथ बिल्कुल जकड़ा हुआ रहेगा तो वो पानी वहाँ से नहीं बहेगा। दैट्स वाई तभी ये बोला गया कि पेड़ जो है वो लगा देने चाहिए, जिससे पानी जो है वो सतह से, सरफेस से बहने से बचाया जा सके। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा या किसी को कुछ पूछना होगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।